दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स आपके कंफर्म है अगर आप इस टॉपिक को कवर करते हैं। आज का टॉपिक है सीपीयू शेड्यूलिंग। कल हमने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक में पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड टू सीपीयू शेड्यूलिंग। उस टर्म्स का आज आपको पता चलेगा कि जो कल आपने टर्म्स पढ़ी है उसका आज क्या बेनिफिट हुआ है। तो आज मैं आपको सीपीयू शेड्यूलिंग में कल हमने डिस्कस किए थे 2 तरह की सीपीयू शेड्यूलिंग होती है, एक प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग और एक होती है नॉन प्रीएम्प्टिव। आज मैं आपको प्रीएम्प्टिव बताऊंगा और उसके साथ मैं आपको कुछ चीजों के साथ प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको कंसेप्ट को लर्न करने की जरूरत ना पड़े, आपके माइंड में प्रैक्टिकल वे में वो बैठ जाए। ठीक है जी, चलिए देखो बेटा, प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है कि अगर आपके पास सीपीयू है, ये मैं दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं, कल मैं पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो कल की वीडियो भी चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए प्रीएम्प्टिव का मतलब हो गया अगर सीपीयू के पास कोई भी प्रोसेस है जिसको वो एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, वो उसको होल्ड पे करेगा और फिर जो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होगा उसको वो देगा कि भाई तू अब इसको एग्जीक्यूट कर, दूसरे को होल्ड पे रख। समझ आ गया? तो प्रीएम्प्टिव होता है कि जब आप सीपीयू को इंटरप्ट कर सके, होल्ड कर सके, ताकि हाई प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सके। ठीक है जी, प्रीएम्प्टिव में 4 आते हैं, कल मैंने बताया। आज मैं सिर्फ आपके साथ 2 ही डिस्कस करूंगा, ये 2, क्योंकि वीडियो इन्हीं दोनों को मैं अगर आपको डिस्कस करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तो ज्यादा वीडियो को लेंथी ना रखते हुए हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आज इन दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, एक आ गया शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और आ गया एक राउंड रॉबिन। ये दोनों जो होते हैं बेटा, ये प्रीएम्प्टिव मॉडल के अंदर आते हैं, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के अंदर आते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होती है पहले एक बार फिर पढ़ लेते हैं। द सीपीयू कैन बी टेकन अवे फ्रॉम अ करंटली रनिंग प्रोसेस at any point, especially when a higher priority process arrives or the time slice quantum। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम का मतलब क्या होता है। टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम का मतलब हो गया कि कंप्यूटर को पहले ही कमांड दी है, पहले ही उसको उसी मेथड पे चलाया जा रहा है कि सीपीयू को सिर्फ 5 सेकंड ही हर प्रोसेस पे काम करना है। जैसे 5 सेकंड हो जाएंगे तो उस प्रोसेस को छोड़कर वो नेक्स्ट प्रोसेस पे काम करेगा। तो मतलब पहले से ही टाइम डिफाइन किया गया हो, उसी को बोलते हैं टाइम क्वांटम। टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। दोनों वर्ड इसलिए बोल रहा हूं कि इनकेस कल को आप जब बुक पढ़े या नोट्स पढ़े तो आपको क्लियर रहे वर्ड्स कि भाई ये वर्ड जो यूज किए हुए थे। ठीक है, जैसे टाइम क्वांटम एक्सपायर होगा फिर क्या होगा, आपके सीपीयू को हाई प्रायोरिटी वाला प्रोसेस दिया जाएगा। द प्रीएम्प्टेड प्रोसेस इज पुट बैक इनटू द रेडी क्यू। जिस प्रोसेस को रोका गया, जिस पे सीपीयू काम कर रहा था, उसको रोककर कहां रखा गया, उसको रोककर दोबारा रेडी क्यू में भेजा गया। रेडी क्यू मैंने आपको बताया, रेडी क्यू कहां पे होती है, रैम में होती है। तो उसको दोबारा रैम में मतलब रेडी क्यू में भेजा गया कि अब तू यहां पे वेट कर, जब तेरी टर्न आएगी वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर तुझे बुला लेंगे। समझ आ गया? तो ये आ गया, इसका पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां जा रही है, कैसे जा रही है, पूरा माइंड में मैप बनना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या है। अ रनिंग प्रोसेस कैन बी फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम द सीपीयू बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो सीपीयू से काम, प्रोसेस को हटाना, उसको देना, प्रायोरिटी बतानी, ये सारे काम कौन कर रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये कह रहे हैं फोर्सफुली रिमूव करना सीपीयू से, कौन कर रहे हैं, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के। ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्यों है भाई, क्योंकि रिक्वायर सेविंग एंड रिस्टोरिंग प्रोसेस कंटेक्स्ट, पीसीबी। मैंने कल आपको बताया था प्रोसेस कंट्रोल बस बोर्ड, सॉरी। अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि कल जो ये मोर कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया। देखो किसी भी प्रोसेस को जब आप बीच में रोक रहे हो, वो प्रोसेस को रोकने का मतलब ये हो गया कि एक उस प्रोसेस पे, जिस प्रोसेस पे सीपीयू काम कर रहा था, उस प्रोसेस पे तो काम हुआ होगा, वो कर ही रहा था, मतलब मान लो उस प्रोसेस का 10% कंप्लीट हुआ। एक सीपीयू को ये 10% का डेटा भी स्टोर करना है और जो रिमेनिंग का 90% है उसको भी स्टोर करना है। पूरे डेटा को स्टोर करना, सेव करना, फिर दोबारा लोड करना रेडी क्यू में, इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है और यही चीज उसको कॉम्प्लेक्स बनाती है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोला जा रहा है। समझ आ गया? कॉम्प्लेक्स क्यों, क्योंकि जब आप बीच में किसी को रोक रहे हो,
रोकने के बाद उसको वापस उसकी अपनी जगह में भेज रहे हो, उसका डेटा भी सेव करना, वापस भी भेजना, तो टाइम वेस्ट होता है और मोर कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है। हायर ओवरहेड ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंट कंटेक्स्ट स्विचेस। देखो जब मैं आपको इसका यहां पे मैं बनाता हूं एक डायग्राम, कल मैंने बताया था, मान लीजिए ये बेटा P1, P2, P3 और ये बेटा P4 चार प्रोसेस है। पहले को 10% पे ही रोक लिया सेकंड प्रोसेस पे काम करना है, इसको भी 20% पे रोक लिया थर्ड प्रोसेस पे काम करना है, इसको 30% पे रोक लिया फोर्थ प्रोसेस पे काम करना है। ये जो बेटा स्विच करने का टाइम पीरियड आता है ना, जब मतलब 10% पे रोका अब अगले पे काम करना है प्रोसेस पे, ये होता है बेटा कंटेक्स्ट स्विचिंग, जिसमें सारा डेटा को सेव करना पड़ता है, पीसीबी को सेव करना पड़ता है। पीसीबी मैंने कल बताया था पीसीबी में क्या क्या आता है। पीसीबी को सेव करना, फिर एक बार सेव करना, दो बार सेव करना, तीन बार सेव करना, कितनी बार उसको सेव करना पड़ता होगा, इसीलिए हायर ओवरहेड हो जाता है, ज्यादा उसमें ओवरलोड हो जाता है ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंट कंटेक्स्ट स्विचेस, कि भाई यहां से यहां पर फिर कंटेक्स्ट स्विच को सेव करना, फिर सेव करना, हायर ओवरहेड, जिसकी वजह से इसमें क्या हो जाता है बेटा, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाता है। बेटर फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम एंश्योर्स क्विक रिस्पांस टाइम। ये इंटरेक्टिव है ना, ये बेटर फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम। अगर 10 प्रोसेस है, 10 के 10 प्रोसेस में आपको मतलब पहले को 10 के 10 प्रोसेस को जल्दी इंटरेक्ट करना, ऐसा नहीं ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह कि वो प्रोसेस 1 आया, अगर वो लॉन्ग भी है, उसको टाइम भी लग रहा है, थोड़ा हैवी भी है, तो उसको लगने में 10 मिनट लग जाए, बाकी 9 के 9 प्रोसेस वेट करते रहे। नहीं, ये इंटरेक्टिव है, ये हर प्रोसेस को टाइम देता है, हर प्रोसेस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो जिस सिस्टम में जिस सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि हर प्रोसेस के साथ इंटरेक्शन करना और जल्दी से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, उसके लिए प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग बेस्ट होती है। प्रिवेंट्स एनी सिंगल प्रोसेस फ्रॉम मोनोपोलाइजिंग द सीपीयू। सिंपल से ही कि ये नहीं कि भाई सीपीयू एक प्रोसेस को ही पकड़कर काम कर रहा है, बाकियों को पूछ ही नहीं रहा, तो मोनोपोलाइज हो जाता है उसे, वो अगर एक ही पे काम कर रहा है, तो उसको ब्रेक करने के लिए ये प्रीएम्प्टिव सही रहता है। रिस्क ऑफ रेस कंडीशन शेयर डेटा में बी पार्शियली अपडेटेड व्हेन अ प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड। रिस्क ऑफ शेयर रेस कंडीशन मतलब जब आप किसी प्रोसेस को सेंटर में ही पॉज करके सेकंड प्रोसेस को ओपन कर रहे हो, तो हाफ डेटा अपडेट होता है, क्योंकि 10%, 20%, 50% पे ही काम हुआ होगा, चाहे 90% में, 100% डेटे पे आपका उसको टाइम नहीं दिया कि सीपीयू उस पे एग्जीक्यूट कर सके, आपने उसको बीच में लोड कर दिया, तो पार्शियली डेटा अपलोड होता है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब आ गया शेड्यूलिंग डिसीजंस हैपन व्हेन। कब शेड्यूलिंग डिसीजन लिया जाता है, न्यू प्रोसेस अराइज विद हायर प्रायोरिटी। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग कब किया जाता है, जब प्रीएम्प्टिव तब लिया जाता है जब हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया। मान लो आपके फोन में ऑलरेडी चीजें चल रही थी, आपने उसके ऊपर कॉल आ गया हाई प्रायोरिटी का, तो वो कॉल को ही शो करेगा क्योंकि वो हाई प्रायोरिटी में है फोन में। किसी भी आप यूट्यूब पे भी प्ले कर रहे हैं वीडियो, कॉल आता है तो ये नहीं कि कॉल को वो होल्ड पे करता है, वो वीडियो कॉल को शो करता है ऊपर टॉप पे, तो ये हाई प्रायोरिटी पे, तब प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का काम आता है। प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग रनिंग प्रोसेस टाइम क्वांटम। अच्छा अब देखो ना, प्रीएम्प्टिव वो ऑटोमेटिकली हो गया, कैसे, अगर बेटा टाइम जो था रिक्वायरमेंट अगर 5 सेकंड का है, तो 5 सेकंड हो गए तो खुद ब खुद इंटरप्ट हो गया, नेक्स्ट प्रोसेस में शिफ्ट हो गया। थर्ड आ गया रनिंग प्रोसेस गोज टू वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट मतलब आईओ ऑपरेशन के लिए वेट कर रहा है। तब भी जब कोई प्रोसेस आईओ का रिक्वेस्ट डालता है ना कि भाई मुझे अब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करना है, तब क्या करता है, उस दौरान भी सीपीयू उसको होल्ड में करता है कि भाई तू जा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन कर, मैं अगले प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है जी, तो ये आ गया थर्ड पॉइंट। तब भी अगला प्रीएम्प्ट हो गया ना, रनिंग प्रोसेस टर्मिनेट्स, और जब रनिंग प्रोसेस टर्मिनेट हो गया खुद ब खुद प्रीएम्प्ट होकर नेक्स्ट में चला जाएगा। ठीक है जी, अब हम पढ़ते हैं, ये मैंने आपको अभी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग के बारे में बताया, कैरेक्टरिस्टिक्स और कब कब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब आ गया SRTF, ये है बेटा शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसको बोलते हैं, ये प्रीएम्प्टिव कैटेगरी के अंदर आता है। मतलब ये वो मेथड है जिसमें सीपीयू को इंटरप्ट किया जाता है। ये नहीं कि सीपीयू, पहले ये बात क्लियर रखिए, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव का डिफरेंस ये है। प्रीएम्प्टिव कैटेगरी के अंदर जो भी मेथड्स आते हैं वो सारे के सारे मेथड जो होते हैं उनमें क्या रहता है कि सीपीयू को इंटरप्ट किया जाता है। लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव में क्या आता है कि वो जिस प्रोसेस को पकड़ गया ना वो उसी पे काम करेगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा। समझ आ गया?
तो प्रियम्पटिव ये शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, और बेटा ये प्रियम्पटिव के अंदर है और नॉन प्रियम्पटिव के अंदर होता है SJF, मतलब शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये बेटा नॉन प्रियम्पटिव कैटेगरी के अंदर है और ये बेटा प्रियम्पटिव कैटेगरी के अंदर है। इसी को बोला जाता है कि अगर आप SJF को प्रियम्पटिव मेथड से करते हो तो वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट ही होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप इस मेथड में इंडिविजुअली क्या होता होगा, ये किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, ये आ रहा है नॉन प्रियम्पटिव के अंदर। लेकिन अगर आप इसी मेथड को प्रियम्पटिव मेथड से करोगे तो बेटा ये प्रोसेस और ये प्रोसेस सेम होते हैं। समझ आ गई ये चीज आपको? समझ आ गया? चलिए अब नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, एट एवरी मोमेंट द प्रोसेस विद द शॉर्टेस्ट रिमेनिंग बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम देखो मैंने कल डेफिनेशन आपको, इसलिए पहले मैंने आपको टर्मिनोलॉजी इसलिए पढ़ाई थी। बर्स्ट टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसके ऊपर काम हो रहा होता है, उसको सीपीयू मिला होता है। समझ आ गया? बर्स्ट टाइम कौन सा हो गया, जब प्रोसेस के पास सीपीयू होता है, सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उसके काम कर रहा होता है उसके ऊपर। रिमेनिंग बर्स्ट टाइम रन्स, कह रहे जब at the process with the shortest remaining time runs when a new process arrives, its burst time is less than the remaining time of the current process, the CPU is preempted given to the new process। मैं समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मान लो बेटा ये आपका P1 प्रोसेस पे काम चल रहा है और इसका जो टाइम है, जो टाइम स्पैन है वो मान लीजिए कितना, इसका जो बर्स्ट टाइम है, बर्स्ट टाइम है 5 सेकंड का। बर्स्ट टाइम कितना, 5 सेकंड का। और आप चाहते हैं एक पीछे से प्रायोरिटी वाला आ गया 2 वाला प्रोसेस, आपने क्या किया, और इसका अभी 3 ही सेकंड हुए थे, तो 3 सेकंड हुए थे, 2 सेकंड का काम रहता है अभी इसके ऊपर, मतलब इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 सेकंड लगने थे। या फिर इसका जो बर्स्ट टाइम है वो 5 यूनिट्स है, ये मान लो 5 सेकंड लगने थे, वो 5 यूनिट का काम है, तो 3 सेकंड में क्या हुआ, 3 यूनिट कंप्लीट होगी, 2 यूनिट पेंडिंग रहेगी। और अब क्या आएगा, एक और प्रोसेस आया, मतलब रेडी क्यू में एक और प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम है 1 यूनिट का, तो बेटा इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा था, 2 यूनिट्स। और बेटा जो नया प्रोसेस आया उसका कितना बर्स्ट टाइम है, 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अब प्रोसेस इसको होल्ड करेगा और इसको उठा लेगा, जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा। चलिए मैं इसको दोबारा थोड़ा और सिंपल वे में समझाता हूं। मान लीजिए 2 प्रोसेस है, एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में 10 मिनट्स लगेंगे और दूसरा प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट होने में 2 मिनट लगेंगे। अब जो 10 मिनट वाला वो पहले आ गया था सीपीयू के पास, सीपीयू उसके ऊपर काम कर रहा था, फिर क्या हुआ, 2 मिनट वाला उसके बाद में रेडी क्यू में आया, तो सीपीयू को पता चला भाई अब जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, मतलब शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस जो है वो रेडी क्यू में प्रेजेंट है। मैं एक काम करता हूं, शॉर्टेस्ट वाले को जल्दी क्लियर कर देता हूं, क्योंकि भाई ये जो लंबा वाला 10 मिनट है इसको तो टाइम लगेगा 10 मिनट, लेकिन जो 2 मिनट वाला मैंने उसको 2 मिनट में करके निपटा कर बाहर कर देना, फिर उसके बाद मैं आराम से इसके ऊपर काम करूंगा। समझ आया? तो मतलब उसने प्रायोरिटी दी शॉर्टेस्ट टाइम बर्स्ट टाइम वाले को, कि भाई जिसका टाइम कम मैं उसको लेकर कंप्लीट करके फिर लंबे वाले के ऊपर काम करूं। समझ आ गया ये चीज आपको? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखिए बेटा ये है न्यूमेरिकल, मैं आपको बता देता हूं, आपने डरना बिल्कुल नहीं है इस न्यूमेरिकल से, ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। टाइम कितना हुआ है वैसे, अभी 13 मिनट्स ही हुए, ठीक है? तो बेटा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। ये अगर आपने सीख लिया, समझ लिया, तो मतलब मान लीजिए आपको ये सीपीयू शेड्यूलिंग के सारे समझ आ जाएंगे। कभी आप इनको पलट कर भी नहीं देखोगे ना तो आपको ये याद रहेंगे कभी भी। अब देखिए मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, डरना नहीं है बिल्कुल। न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आए या ना आए, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बेटा ये जो है इससे आपका वो मेथड सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहां पे मान लो 4 प्रोसेस है, 1 2 3 4। बेटा इसमें पहले क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया अगर मैं आपको पूछूं तो बेटा क्राइटेरिया क्या है इसका, ये है क्राइटेरिया है इसका प्रीएम्प्टिव है। ये क्या है बेटा, प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है। प्रीएम्प्टिव का मतलब जब आप सीपीयू को इंटरप्ट कर सकते हैं। और बेटा इसका जो मोड है, अगर आपको मैं पूछूं इसका मोड क्या है, तो मोड आप इसका बोलेंगे कि क्राइटेरिया में, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, ये प्रीएम्प्टिव इसका बेटा मोड है
और क्राइटेरिया जो है इसका वो क्या है, इसका शेड्यूलिंग का टाइम क्वांटम मान लीजिएगा, ठीक है जी, ये मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं अब इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, क्योंकि यहां पे ये मैं समझाता हूं आपको क्या है इसका मतलब, ठीक है। मोड क्या बोला मैंने, मोड क्या है ये बेटा, प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या होता है कि ये इंटरप्ट करेगा ये, ठीक है। और टाइम क्वांटम मतलब किसी टाइम के लिए उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में शुरू हो जाएगा, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चल पड़ेगा आगे, ठीक है जी। चलिए अब देखिए ये बेटा है अराइवल टाइम, मान लीजिए ये सेकंड्स है, ठीक है जी। मान लीजिए सेकंड मतलब 0 सेकंड में पहले कौन सा प्रोसेस 1 पहुंचा, 1 सेकंड में कौन सा प्रोसेस पहुंचा, प्रोसेस 2, 2 सेकंड में कौन सा प्रोसेस पहुंचा 3, और 3 सेकंड में कौन सा प्रोसेस पहुंचा 4। अराइवल टाइम ना, कल हमने पढ़ा था अराइवल टाइम कब होता है, जब प्रोसेस एंटर करता है रेडी क्यू में, उसको क्या बोलते हैं हम, अराइवल टाइम बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये आ गया हमारा टाइम, बर्स्ट टाइम हो गया कि इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए 8 मान ले तो मैं 8 सेकंड लगेंगे, कितने लगेंगे 8 सेकंड। प्रोसेस 2 को एग्जीक्यूट होने के लिए 4 सेकंड, प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट होने के लिए 9 सेकंड, प्रोसेस 4 को एग्जीक्यूट होने के लिए 5 सेकंड। समझ आ गया जी, ये आ गया आपका। अब देखिए कंप्लीशन टाइम, ये मैं आपको, ये टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है और रिस्पॉन्स टाइम है, ये मैं आपको सारा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पहले यहां पे आ जाइए। अब देखिए बेटा मैं यहां पे बना रहा हूं, यहां पे आपने बनाना है रनिंग स्टेट या रनिंग क्यू, रनिंग क्यू, ठीक है जी। ये थोड़ा क्लोज हो गया ज्यादा, पहले हम इसका बना लेंगे ना रनिंग क्यू, रनिंग क्यू। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, रनिंग क्यू कौन सा है बेटा, जब रनिंग क्यू क्या होता है, एक रेडी क्यू होता है, एक रनिंग क्यू होता है। रेडी क्यू, रनिंग क्यू क्या होता है, जब आपका प्रोसेस सीपीयू के पास पहुंच जाता है, रनिंग स्टेट पे चला जाता है। रेडी क्यू क्या होता है, जब वो वेटिंग में होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जब 0 सेकंड हुआ, मान लीजिए रनिंग क्यू ये आ गया जी 0 सेकंड, जब 0 सेकंड हुआ, जब 0 सेकंड थे, तब मुझे बताओ सबसे पहले कौन सा प्रोसेस आया था रनिंग स्टेट में, P1 आया था। डन, कौन सा आया था, P1 आया, ठीक है जी। समझ आ गया आपको, फिर रिपीट कर रहा हूं कि बेटा जब 0 सेकंड हुए तो सबसे पहले 0 सेकंड में कौन सा प्रोसेस पहुंचा था, P1 पहुंचा था। अब बेटा P1 पहुंचा, मान लो इस प्रोसेस को, ये जो टाइम स्लॉट है ना, ये मैं डिसाइड कर देता हूं कि 2 सेकंड का ये स्लॉट है। 2 सेकंड पे 2 सेकंड के लिए प्रोसेस रन हुआ। अब जब बेटा 2 सेकंड के लिए प्रोसेस रन हुआ, तो जो बर्स्ट टाइम था वो 2 सेकंड माइनस होकर कितना बचा, 6 सेकंड। मतलब 8 सेकंड लगने थे इसको पूरा कंप्लीट होने पे, बट सीपीयू ने इसके ऊपर सिर्फ 2 सेकंड का ही काम किया, मतलब 6 सेकंड का काम अभी सीपीयू का बचता है इसके ऊपर। समझ आ गया ये चीज, तो 2 सेकंड का काम किया और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसको होल्ड पे कर दिया। समझ आ गया। अब जब बेटा इसको होल्ड किया, 0 से 2 सेकंड के बीच में यहां पे कौन आया होगा बेटा, 1 सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड, अब नेक्स्ट देखो, 1 सेकंड में हमारा प्रोसेस 2 जो है वो रनिंग स्टेट में आ चुका था। समझ आया ये आपको, रनिंग स्टेट में आ चुका था। अब देखो थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, क्योंकि मुझे यहां पे बीच में लाना पड़ेगा, गैप को छोटा ही कर देता हूं मैं। ये जो स्पैन है 2 सेकंड वाला, मैं इसको कम कर देता हूं, इसको मैं 1 सेकंड ही मान लेता हूं, ठीक है जी। अगर 1 सेकंड का काम हुआ बेटा, इसको हटा लीजिए यहां से, तो ये कितने बच गए, 1 सेकंड, क्योंकि प्रोसेस 1 के ऊपर सिर्फ 1 सेकंड का काम किया सीपीयू ने। उसके बाद सीपीयू के ऊपर नेक्स्ट रनिंग स्टेट में, मतलब सीपीयू के पास दूसरा प्रोसेस आ गया, कौन सा, P2, क्योंकि P2 का क्या टाइम था, 1 सेकंड पे, जब 1 सेकंड हुए थे, P2 जो है वो आपका सीपीयू के पास पहुंच गया था। इसका मतलब 1 सेकंड में मेरा कौन पहुंच गया बेटा, P2 पहुंच गया। फिर अगला 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में मान, मैं एक सेकंड का ही गैप ले रहा हूं, एक सेकंड, 1 सेकंड में मान लीजिए इसके ऊपर काम किया, पीछे कितना बच गया, 3 सेकंड। अब जब ये बेटा 1 सेकंड हुआ, ये 2 सेकंड हो गए ना, 0 1 2, ठीक है। अब जब बेटा 2 सेकंड हुए, तो 2 सेकंड में रनिंग क्यू का बना रहा हूं ये मैं क्यू,
तो रनिंग क्यू में मतलब सीपीयू के पास कौन सा प्रोसेस पहुंच गया? P3। बेटा P1 ने 0 सेकंड में पहुंचना था, P2 ने 1 सेकंड पे पहुंचना था, P3 ने 2 सेकंड पे पहुंचना। तो P1 0 में P1, 1 में P2 और P2 में कौन पहुंचा बेटा? ये P3 पहुंच गया। अब P3 के ऊपर भी कितने देर का काम हुआ? 1 सेकंड का। तो मतलब यहां पे कितने बच गए? 8 सेकंड। समझ आ गया? यहां पे कितने बच गए? 8 सेकंड। अब मुझे एक चीज बताओ आपको, अब यहां पे शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट। अब मुझे बताओ, जब मैं इन तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम किसका है? शॉर्टेस्ट टाइम रिमेनिंग फर्स्ट। जिसका टाइम सबसे छोटा होगा पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यही मतलब है इसका। तो इन तीनों में बेटा सबसे छोटा टाइम किसका है? 3 सेकंड का है। समझ आ गया? लेकिन उससे पहले हम चलते हैं, क्योंकि 3 सेकंड के पास हमारा P4 पहुंच चुका था। आई होप यार मैं आपको समझा पा रहा हूं बेटर वे से और आप समझ पा रहे हो। अब ये आप जब वीडियो लाइव होगी कमेंट में आपका पता चलेगा। अगर बेटा आपको समझ आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगी कि भाई आपको समझ आ रहा है। ठीक है, एक काम करेंगे आज, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, राउंड रॉबिन करने के लिए फिर वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, तो इतना ही करेंगे। ठीक है, अब देखिए बेटा 1 सेकंड, 0 में ये, 1 में, 2 में, 3 में ये पहुंच गया। अब ये भी 1 सेकंड के लिए चलेगा 4 सेकंड। अब इसको एक काटो, पीछे कितना बचा बेटा? 4 सेकंड। अब मुझे बताओ इन सब में, चारों में सबसे शॉर्टेस्ट किसका बर्स्ट टाइम है? तो वो है बेटा किसका? P2 का। तो अब यहां पे दोबारा इंस्टॉल कौन होगा? P2 इंस्टॉल होगा। मतलब P2 दोबारा सीपीयू के पास आएगा और सीपीयू उसी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बर्स्ट टाइम इसका छोटा है। तो वो चाह रहा है जो सबसे छोटा है मैं उसी को करके फारग करता हूं। तो ये इसको फारग कर रहा है। तो बेटा फारग करेगा तो 1 सेकंड के लिए चलेगा, तो पीछे कितना बच गया? 2 सेकंड। अब मुझे बताओ चारों में कंपेयर करूं तो छोटा कौन सा है? वापस P2। तो दोबारा P2 इंस्टॉल होगा, यहां पे लिखा 6 सेकंड। फिर दोबारा P2 इंस्टॉल होगा, यहां पे लिखा 7 सेकंड। और बेटा जब ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इंस्टॉल कर दिया मैंने, मतलब P1, P2, P3, P4 के बाद बेटा कौन सा इंस्टॉल होना शुरू हो गया? तो बार बार P2, P2, P2। और वो क्यों हुआ? क्योंकि इसका बर्स्ट टाइम सबसे छोटा था। अब ये 0 हो गया ना, 0 का मतलब ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब चलेगा नेक्स्ट। अब मुझे बताओ 7, 8 और 4 इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है? तो P4। अब चलेगा P4। तो बेटा मान लो मैंने इसको पहले आपको 1-1 सेकंड करके पढ़ाया ताकि आपको समझ आए। मान लो यहां पे 7S पे मैं पहुंच गया था, 7S पे मैं पहुंच गया था। कहां पे आएगा? हाँ, 7S पे मैं पहुंच गया था। ठीक है जी, अब यहां पे 7S तक हो गया। अब बेटा कौन इंस्टॉल होगा? ये P4। तो मैं एक काम करता हूं, P4 इंस्टॉल होगा। अब क्योंकि बैक टू बैक सबके साथ जब कंपेयर होगा तो P4 ही इंस्टॉल होगा। तो मैं मान लेता हूं P4 को 4 सेकंड लगने, तो 7 और 4 कितना हो गया? 11 सेकंड में P4 हो गया जी टर्मिनेट। ये मैंने एक साथ ले लिए, 1-1 सेकंड करके नहीं लिया मैंने। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा। दोनों को कंपेयर करेंगे तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा? 7 सेकंड वाला, बर्स्ट टाइम जिसका छोटा है, P1। इसका मतलब P1 को कंप्लीट होने में 7 सेकंड लगेंगे। तो 11 और 7 कितने हो गया? 18। ये आ गया बेटा 18 सेकंड और ये आ गया P1 एग्जॉस्ट हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब लास्ट कौन सा बचा? P3। तो P3 को कंप्लीट होने के लिए कितने सेकंड? 8। तो 18 और 8 कितने हो गए बेटा? 18 और 8 हो गए 26 सेकंड। तो यहां पे आपके चारों के चारों प्रोसेस क्या हो गए? एग्जीक्यूट हो गए। शॉर्टेस्ट टाइम जिसका कम टाइम है, रिमेनिंग फर्स्ट जिसका कम टाइम बचा है, उसी को पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये है बेटा। इसी तरह अगर आपको मैं कंप्लीशन का बोलूं, कंप्लीशन टाइम क्या है, तो अब इस चार्ट में क्योंकि हम बना ही रहे हैं और यही लास्ट पढ़ना है, तो ये मैं कंप्लीट ही कर देता हूं। ठीक है, अब मैं अगर आपको पूछूं कंप्लीशन टाइम, तो बेटा पहले मुझे बताओ P1 कब कंप्लीट हुआ था? P1 को कंप्लीट कब? देखो इसमें P1 1 सेकंड में कंप्लीट हुआ था, नहीं। P1 कब कंप्लीट हुआ? 18 सेकंड में। तो बेटा इसका टाइम आ गया 18। P2 कब कंप्लीट हुआ था? P2 हुआ था 7 सेकंड में, तो ये हो गया 7 आ गया। P3 कब कंप्लीट हुआ? 26 में, 26 में। और P4 कब कंप्लीट हुआ? 11 में। तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पे 11। ये थोड़ा सा रनिंग क्यों है, अब आपको समझ आ गया होगा, तो ये मैं 11 लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है जी,
टर्न अराउंड टाइम क्या होता है बेटा? टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे निकलता है? कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ये मैंने कल बताया हुआ बेटा, कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो बेटा इसकी वैल्यू आ जाएगी 18, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24, 11 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 8। अब वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम कौन सा होता है बेटा? वेटिंग टाइम होता है जब आपने, मैंने कल डॉक्टर की एग्जांपल दी थी, डॉक्टर को जब आप चेक करवा रहे हुए, वो आपका एक्चुअल बर्स्ट टाइम है, लेकिन डॉक्टर का जो आपने बाहर बैठकर वेट किया वो आपका वेटिंग टाइम है। वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा? टोटल टर्न अराउंड टाइम माइनस, माइनस क्या करोगे आप? उसका टोटल टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मतलब टोटल टाइम से जब आपने बर्स्ट टाइम निकाल दिया, पीछे कितना बचेगा आपका? वेटिंग टाइम ही बचेगा। तो 18 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 10, 7 माइनस नहीं सॉरी 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा बेटा? 2, 26 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेटा? 6 और 3 17, और 11, गलत कर रहा हूं ना मैं, 24, ये है 24, 24 माइनस 9 करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? 15, यहां 15 आएगा, और यहां पे क्या? 8, 8 माइनस 5 करूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा? 3। थोड़ा गंदा बन गया ये, लेकिन आपको समझ आ जाएगा, बड़ा इजी है ये। टर्न अराउंड टाइम निकालना, वेटिंग टाइम निकालना, और बेटा रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जब आपको सीपीयू फर्स्ट टाइम मिलता है माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीट फर्स्ट टाइम जब मिलता है, फर्स्ट टाइम कब मिला था आपको सीपीयू? ये तो अराइवल टाइम है ये आपका। गेट आपको सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला था बेटा? फर्स्ट टाइम कब मिला था? 0 से, ये आपका अराइवल टाइम है ना, और फर्स्ट टाइम आपको मिला था यहां पे इसको बेटा आप खुद एक बार कर लेना, यहाँ पे बड़ा डेटा ही बड़ा मिसप्लेस काफी ज्यादा हो गया हुआ है, इस वजह से सिर्फ इसको रिस्पॉन्स टाइम मैंने कल बताया, जब आपको सीपीयू फर्स्ट टाइम मिलता है माइनस आपका क्या होता है बेटा? अराइवल टाइम होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, शायद थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो गया हो, अगर हो गया होगा तो मुझे बता देना। वीडियो में नेक्स्ट टाइम में आपको थ्योरी ही पढ़ाऊंगा, जितने भी मेथड्स हैं, क्योंकि मेथड्स अभी बड़े पेंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा, नहीं तो अदरवाइज मुझे हर मेथड आपको इसी तरह समझाना पड़ेगा। और आई होप यार आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।